पर जब हम पूरे वैश्विक पटल पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारत सबसे कम बढ़ोतरी वाला देश अभी बना हुआ है। अमेरिका में अगर हम देखें 40 से 50%, ऑस्ट्रिया जैसे देशों में भी आप देखेंगे आंकड़ा यही 50% तक नजर आने वाला है। तो सर, क्या सिर्फ हम इस 5% हमारे यहाँ बढ़ा है ये मानकर खुश हो लें, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाले कुछ दिनों में और बढ़ सकता है? क्योंकि उम्मीद तो 5 दिनों में भी 2 बार की बढ़ोतरी की नहीं थी, और अचानक देखा अगले दिन हम उठे तो कीमतों में बढ़ोतरी मिली। बिल्कुल मुकुंद साहब, वन इंडिया पे हूँ इसलिए इस बात को ज्यादा स्पष्टता से बोल सकता हूँ, क्योंकि जो तमाम दूसरे जो न्यूज चैनल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत कम ही बढ़ा है इसलिए खुश हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं। इसका कारण ये है कि भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है और उन देशों की पर कैपिटा इनकम कितनी है जहाँ पे बढ़ा है। जब भारत 90 रुपए का जब यहाँ पेट्रोल खरीदता था तब यूनाइटेड स्टेट्स 70 रुपए में खरीदता था। इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। और जी। ऐसे में भारत के आदमी की आय देखिए, एक अमेरिकन की आय देखिए, बहुत ज्यादा फर्क है। तो भारत पे इसका असर होगा। दूसरी बात ये कि चीन और भारत की तुलना करें तो चीन केवल अपनी जरूरतों का 50% के आसपास, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पर लगभग 50% के आसपास जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो पेट्रोलियम से पूरी करता है। 50% जो है वो कुछ और दूसरे साधनों से, जिसमें पन बिजली है या वो सौर ऊर्जा है या तमाम चीजें हैं। भारत सौर ऊर्जा के मामले में क्योंकि एक अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण काफी एडवांटेज में है, पर बुरी खबर यह है कि भारत में हमारी जो पेट्रोलियम पे जो ऊर्जा के मामले में जो डिपेंडेबिलिटी वो काफी ज्यादा है। क्या इन सब चीजों को हम आंख मूंद के बैठ जाए और उसके बाद में कहें कि भारत में बहुत कम पेट्रोलियम के दाम बढ़े हैं दूसरे देशों के मुकाबले, तो बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसका असर भारत की जीडीपी और ऑल ओवर भारत के डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा। और इससे वे लोग सारे बरी हो जाते हैं जिन्होंने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया, खासकर जबकि जो खासकर पश्चिमी खेमे ने भारत के लिए ऊर्जा के मामले में लगातार चैलेंज पैदा किया है। इस पूरे वेस्ट एशियन रीजन को डिस्टर्ब करने में पूरे मतलब यूरो अमेरिकन खेमे का हाथ है, और बदले में भारत को हमेशा से नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं तो काउंटर करना पड़ेगा ना हमें, या कुछ ऐसी नीतियां या कुछ ऐसी चीजें कि जहां, नहीं तो भारत का डेवलपमेंट रुक जाएगा। बिना ऊर्जा के कौन सा विकास? ऊर्जा है तभी तो विकास होगा। तो ये सब चीजों का जवाब ना दें और बाकी दूसरे टीवी चैनल्स बोल पे एक्सपर्ट्स अपनी राय देते रहे, पर वन इंडिया के लोग ऐसे नहीं हैं मुकुंद साहब। बिल्कुल तेजावत सर, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, उसके बाद सीएनजी और फिर दूध की कीमतें, ये 3-4 फैक्टर्स हैं, 3-4 ऐसे रोजमर्रा की जरूरतें हैं जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी हमने देख ली है। आर्थिक तूफान की स्थिति जो प्रधानमंत्री खुद भी कहते हैं वो नजर आ रहा है। और कौन से आप कह सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट आने वाले वक्त में, क्योंकि इनमें ही दूसरी चीजों की कीमतों बढ़ने की कह सकते हैं बिसात छिपी होती है। कोई सीधा सीधा आप ऐसा कोई सामान, कोई ऐसा प्रोडक्ट देख पा रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में और महंगा होने वाला है इसी आर्थिक उथल-पुथल के बाद? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तो उर्वरक पेट्रोलियम है ही, पर यह है कि केवल इन प्रोडक्ट के दाम बढ़ने का ही नहीं है, हर चीज पे असर होगा मुकुंद साहब। जैसे कि जो हमारे जो गुजरात में जो कारखाने चलते हैं जहाँ प्रोडक्शन होता है, तो वो पेट्रोलियम आधारित है। तो अगर वहां नहीं है पेट्रोल, खासकर अंबानी साहब के, है ना, तो उनके अगर नहीं है तो उनके सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ठप पड़ जाएगी। तो मुश्किल हो जाएगा वहां पे। ऐसा खाली गुजरात का ही मामला नहीं है, तमाम, क्योंकि गुजरात एक तरीके से व्यापार और इन सब चीजों के मामले में अग्रणी है, समुद्र के नजदीक भी है। और काफी भारत के तमाम जो, खासकर आप देखिए जो हमारे दिल्ली आसपास नोएडा गुड़गांव में जो काम करते, वहां पे भी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो घटेगा। इसका असर आप हर इंडस्ट्री पे देख रहे हैं। क्या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री पे इसका असर नहीं आ रहा है? ज़ाहिर तौर पर आ रहा है ना? दाम बढ़ने से आप देखेंगे कि लोगों ने घूमना कम कर दिया है, तो उसका असर होगा। शायद ही कोई ऐसा कुछ बड़े स्तर पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि उर्वरक, ये वो कुछ नाम गिना के कह सकते हैं कि हाँ ये 4-5 इंडस्ट्रीज हैं, पर इसका असर व्यापक होगा। और एक तरीके से जो इकोनॉमिक स्लोडाउन जो लीडर ऑफ ओपोजिशन कह रहे हैं उसमें काफी हद तक सच बात है। हो सकता है कि वो कुछ ज्यादा ही दुखी होकर कह रहे हो, पर कहीं ना कहीं उस बात में सच तो है।
बिल्कुल मुकुंद साहब, जो सुरेश साहब ने एक जो बात की उनमें से काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो नेवल ब्लॉकेड लगाए गए हैं वो किसके लिए? जब चीनी जहाज़ जा रहे हैं, दक्षिण कोरियाई जहाज़ जा रहे हैं, तो क्या हम्म। भारत के लिए नेवल ब्लॉकेड है? तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका इस लड़ाई को किस हद तक ले जाना चाहेगा, या क्या युद्ध या हमले की जो हम आशंका जता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो अमेरिकन कांग्रेस है उसने उस युद्ध को जायज नहीं ठहराया। कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कंसल्ट करना चाहिए था, अनुमति लेनी चाहिए थी, और उस युद्ध की समाप्ति की भी घोषणा की है। अभी तुरंत ही कुछ होगा इसकी तो संभावना कम है, पर यह है कि अगर उन्हें कुछ आगे नहीं करना है तो वहां से उनके वॉरशिप्स वहां से रवाना हो चुके होते, जब तक कि खासकर जो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की स्थिति या उपस्थिति बहुत ही कम हो गई है। वहां से सारे वॉरशिप्स और सारे जो सैनिकों को इधर मंगाने के बाद में काफी वहां पे अमेरिका थोड़ा सा कमजोर स्थिति में आ गया है चीन के मुकाबले, और वहां पे भी चैलेंजेस कम नहीं है अमेरिका के लिए, यह है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भले ही तुरंत कुछ ना करें, पर अगर अगर आने वाले समय में वो हमला करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है उनको कोई खास। कारण यह कि ऐसा है कि अमेरिका वो ईरान से प्रतिक्रिया का उन्हें डर हो, प्रतिक्रिया यही हो सकती है कि वह आसपास के जो तमाम उसके जो अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं उस पर हमला करेगा, और उस पर काफी नुकसान भी पहुंचाया। पर अमेरिका को अगर फुल एंड फाइनल लड़ाई लड़नी है तो वह उसके लिए वो सारे जोखिम और जो तैयारियां चाहिए वो अमेरिका करेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पर देखते हैं, अभी फिलहाल तुरंत ना हो, पर अगर वहां से लंबे समय तक ये नहीं हटता है तो किसी दिन योजना बनाकर अमेरिका ईरान पे हमला कर सकता है, जिसकी संभावना पूरी पूरी है, और ईरान इसी की तैयारी कर रहा है। मुकुंद साहब, बिल्कुल। हमले की सर अगर हम बात करते हैं, हमला तो पहले भी हुआ है और दोनों पक्षों से ही हुआ है, तो सर वो कौन सा हमला हम समझने की कोशिश करें, कैसे समझें कि वो आखिरी पड़ाव होगा, उसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा, या तो ईरान पीछे हट जाएगा या फिर ट्रंप ही मान लेंगे कि इसके बाद हमें कोई अटैक नहीं करना। उसकी सर ज्वलंतता कितनी होनी चाहिए, या कैसा हम देख सकते हैं भविष्य में अगर ऐसा ही माहौल रहा? देखिए, ये हमले होंगे, वो होते रहेंगे, लंबे समय तक होते रहेंगे, और अभी हुआ फिर हो सकता है कि कुछ सालों बाद में हो, तो ये कभी खत्म नहीं होंगे। अगर हम चाहें कि इसका कोई फाइनल सॉल्यूशन निकले तो वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। कारण ये कि दोनों ही देशों के हित अलग है। जब तक अमेरिका में जो न्यू कॉलोनियल फोर्सेस वहां पे ताकतवर हैं, और वो रहेगी काफी लंबे समय तक क्योंकि कॉर्पोरेट्स के हित उससे जुड़े हुए हैं, तो बहुत हम कहते हैं कि दोनों ही देशों में कोई स्थायी समझौता हो जाएगा, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन फोर्सेस के फायदे की चीज नहीं है ये। पर यह है कि ये कब रुक सकता है, जब अमेरिका में पूरी तरीके से एकदम पूर्ण डेमोक्रेटिक सरकार आ जाए, जिसमें बाहरी ताकतों का कोई प्रभाव ना हो, जो कि कॉर्पोरेट्स, घराने वगैरह जो तमाम, तब ये हो सकता है। पर ये कभी होने वाला नहीं है, या कि ईरान में कोई ऐसी सरकार बन जाए जो प्रो अमेरिकन हो, जैसे रेजा पहलवी वगैरह, इनको वहां पे प्लांट करने की कोशिश की गई थी, पर ईरान की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो जब तक या तो ईरान में कोई पूरी तरीके से आमूलचूल परिवर्तन आ जाए या अमेरिका में ना आ जाए, तब तक दोनों ही देशों में बातचीत संभव नहीं है। तो इस वास्तविकता को हमें साथ में लेकर ही हमें मानना पड़ेगा, और कोई बहुत लंबी या एब्सोल्यूट लड़ाई हो जाएगी इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि दोनों ही देश और वो पूरा ही क्षेत्र इस स्थिति में है नहीं कि एकदम एब्सोल्यूट लड़ाई की, जब तक कोई एक खत्म नहीं हो जाता है तब तक लड़ाई लड़े, तो वो संभव नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.